हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम 20th सेंचुरी में जो ड्रामा लिखे गए उनको स्टडी करेंगे। 20th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक प्लेज, हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्लेज, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, ये भी आर्ट फॉर्म है, इनको स्टडी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पीजीटी टीजीटी नेट की तैयारी कराऊंगा, कोई फीस नहीं। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जो आपके साथी हैं उनको वीडियो शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। ड्रामा इन द 20th सेंचुरी। द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर्स। 20th सेंचुरी में थिएटर्स का डेवलपमेंट तेजी से हुआ। विक्टोरियन एज जो 20th सेंचुरी से पहले थी, विक्टोरियन एज में नॉवेल्स बहुत तेजी से लिखे गए। विक्टोरियन एज 1832 से 1901 तक चली। विक्टोरियन एज में बहुत कम ड्रामा लिखे गए। 20th सेंचुरी में ड्रामाज एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। इस एज में कई बेहतरीन ड्रामाज लिखे गए। 20th सेंचुरी में कई नए थिएटर्स बने जिन्होंने ड्रामाज को और पॉपुलर बनाया। रियलिज्म। रियलिज्म इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। द ड्रामाटिस्ट ऑफ द अर्लियर ईयर्स of the 20th century were interested in naturalism, and it was their endeavor to deal with real problems of life. मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जो 1890 के बाद लिखे गए उनकी क्वालिटी थी रियलिज्म, यथार्थवाद। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ड्रामाटिस्ट ने नेचुरलिज्म पर जोर दिया। इस समय के नाटक लाइफ की समस्याओं को दिखाते थे। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, नेचुरलिज्म और एंडेवर। नेचुरलिज्म नाउन है, अ स्टाइल एंड थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ डिटेल। जैसा हो वैसा ही दिखाना, रियलिज्म, ये भी नेचुरलिज्म का मतलब है। दूसरा एंडेवर नाउन है, कठोर परिश्रम, वर्क हार्ड, और ये वर्ब भी है, टू ट्राई हार्ड, कठोर परिश्रम करना। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम प्लेज। प्रॉब्लम प्लेज की शुरुआत विक्टोरियन एज जब खत्म होने वाली थी तब शुरू हुई थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कई बेहतरीन प्रॉब्लम प्लेज लिखे गए। प्रॉब्लम प्लेज किन्हें कहते हैं देख लेते हैं। प्रॉब्लम प्लेज को हिंदी में देखें तो मतलब होता है समस्यात्मक नाटक। द टर्म प्रॉब्लम प्ले इज अप्लाइड टू प्लेज दैट ट्रीट सम सोशल और मोरल प्रॉब्लम, एंड टू द एंड ऑफ दीज प्लेज कंपेल द रीडर्स टू थिंक ऑन द इश्यू। प्रॉब्लम प्लेज उन प्लेज को कहा जाता है जिनमें सामाजिक, नैतिक या कोई समस्या जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है दिखाया जाता है। जब हम इन प्लेज को थिएटर में देखते हैं तो ये प्लेज हमें उस समस्या पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे जॉन गैल्सवर्दी ने जस्टिस लिखा था। जस्टिस में ब्रिटेन का कानून जो छोटे मोटे क्राइम के लिए था उस पर कटाक्ष किया गया है। जस्टिस को देखने उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि क्या उस समय के कानून सही हैं जो छोटे मोटे क्राइम पर क्रिमिनल्स को दिए जाते थे। यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है मूवी का, तारे ज़मीन पर। इसको हम प्रॉब्लम प्लेस का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। तारे ज़मीन पर मूवी में बच्चों की समस्याओं को दिखाया गया है। ये मूवी हमें मजबूर कर देती है सोचने पर कि जिस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाते हैं क्या वो सही है। प्रॉब्लम प्लेस के ड्रामाटिस्ट उस समय के समाज की जो समस्याएं थीं उसे सुधारना चाहते थे। द ड्रामाटिस्ट ऑफ दीज प्लेज हैव प्रेजेंटेड रियल लाइफ with all its wants and sordid ugliness. The problem play dealt with the problem of marriage, justice, law, administration, and strife between capital and labor in their dramas. ड्रामाटिस्ट ने रियल लाइफ को दिखाया। प्रॉब्लम प्लेज में उस समय के समाज में जो समस्या थी उसे रियलिस्टिकली दिखाया, जैसे मैरिज, जस्टिस, कानून व्यवस्था, प्रशासन और संघर्ष पूंजीवादी और मजदूरों के बीच, ये सब दिखाया गया। यहाँ पे वर्ड आया है वांट, ये नाउन है, अ लैक ऑफ समथिंग, कमी, अभाव। दूसरा वर्ड आया है सॉर्डिड, एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट, नॉट ऑनेस्ट और मोरल, अप्रिय, भ्रष्ट। इसका नाउन होता है सॉर्डिडनेस। तीसरा वर्ड यहाँ पे आया है अगलीनेस, नाउन, क्रूरता, भद्दापन। इसका एडजेक्टिव है अगली। प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत कैसे हुई देख लेते हैं। प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत 19th सेंचुरी के आखिर में फ्रांस में हुई थी।
19th सेंचुरी के आखिर में मतलब है 1890। द जॉनरा apparently originated in France in the late 19th century. The genre had its beginning in the work of the French dramatist Alexandre Dumas एंड एमिली ऑगियर। प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत 19th सेंचुरी के आखिर में लगभग 1890s के बीच फ्रांस में हुई थी। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट अलेक्जेंडर ड्यूमास और एमिली ऑगियर ने इसकी शुरुआत करी थी। द प्रॉब्लम प्ले रीच्ड इट्स मैच्योरिटी इन द वर्क्स ऑफ द नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। बाद में हेनरिक इब्सन, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, वो इस तरह के ड्रामास को नई ऊंचाई पर ले गए। विक्टोरियन एज तक ड्रामाज कॉमेडी, रोमांटिक, ट्रेजिक, हिस्टोरिकल होते थे। एकदम से प्रॉब्लम प्लेस क्यों लिखे जाने लगे, इसकी भी कहानी है, देख लेते हैं। विक्टोरियन एज के आखिर में ड्रामाज फैमिली से संबंधित थीम्स को दिखाते थे। इन फैमिली ड्रामाज में यथार्थवाद, रियलिज्म आया। ये वो दौर था जब पूरे यूरोप में मजदूरों, औरतों के हक की बात हो रही थी। धीरे धीरे रियलिस्टिक ड्रामाज ने प्रॉब्लम प्लेस की शक्ल ले ली। प्रॉब्लम प्लेस के जाने माने ड्रामाटिस्ट से जॉन गर्ल्सवर्दी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई सिडनी ग्रंडी। ग्रंडी यूज्ड इट इन अ डिस्परेजिंग सेंस फॉर द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ द 90s। प्रॉब्लम प्लेस जो शब्द है उसको कॉइन करा था सिडनी ग्रंडी ने। सिडनी ने इस शब्द को कटाक्ष के रूप में किया था, ना कि तारीफ के रूप में, इन प्लेस के लिए जो 1890 के दौरान लिखे जा रहे थे। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिस्परेजिंग। इसका वर्ब है डिस्परेज, वर्ब है निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना, और डिस्परेजिंग एडजेक्टिव है निंदात्मक, अपमानजनक। एफ.एस. बोस ने प्रॉब्लम प्लेस की जो समझ थी उसको और बढ़ाया। The critic F.S. Bose adapted the term to characterize certain plays by William Shakespeare. The term is also used to describe any tragic comic dramas. F.S. बोस ने इस शब्द का यूज विलियम शेक्सपियर के उन प्लेस के लिए किया जिनमें लाइफ को ना ही पूरे तरीके से कॉमेडी और ना ही ट्रेजेडी के तौर पे दिखाया गया था। इस वजह से प्रॉब्लम प्लेस को ट्रेजिक कॉमिक ड्रामास भी कभी कभार कह दिया जाता है। विलियम शेक्सपियर के प्लेस जिन्हें हम प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं वो है मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, टाइमन ऑफ एथेंस और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ट्रेजिक कॉमेडीज हैं। इन प्लेस में लाइफ को रियलिस्टिकली दिखाया गया है, कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट नहीं है। एफ.एस. बोस आगे कहते हैं, F.S. Bose wrote that throughout these plays we move along dim untrodden paths. इन नाटकों के माध्यम से हम अंधेरी अनजान राहों पर चलते हैं। And at the close our feeling is neither of simple joy nor pain. और अंत में हमारी भावनाएं ना तो सरल आनंद है और ना दर्द। We are excited, fascinated, perplexed, for the issues raised preclude a completely satisfactory outcome. हम उत्तेजित होते हैं, मोहित होते हैं, उलझे हुए होते हैं, क्योंकि उठाए गए मुद्दे पूरी तरह से संतुष्टिजनक नतीजे को पैदा नहीं करते। प्रॉब्लम प्लेस को ड्रामा ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, हालांकि इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज देखते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा विच प्रेजेंट्स सर्टेन आइडियाज और थ्योरीज इन ड्रामेटिक फॉर्म। ड्रामा ऑफ आइडियाज वो ड्रामाज हैं जिनमें खास विचार या सिद्धांत, थ्योरी को दिखाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले। ये एक प्रकार के डिस्कशन प्ले होते हैं। द फोकस इज नॉट ऑन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बट ऑन स्टिमुलेटिंग द ऑडियंस इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। इन ड्रामास का जो फोकस होता है वो कॉन्फ्लिक्ट, किसी झगड़े को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि जो ऑडियंस की जो समझ है, इमोशंस हैं, उनको और तेज करना होता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। एक्शन कम होता है। इन ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का उद्देश्य समस्या को ख़त्म करना नहीं, बल्कि ऑडियंस के इमोशंस और समझ को जगाना होता है।
हेनरी गिब्सन ने डॉल्स हाउस लिखा था, उसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पढ़ा और बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कई बेहतरीन ड्रामा ऑफ आइडियाज़ लिखे। इस वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का फादर भी माना जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो जाना माना ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है वो है आर्म्स एंड द मैन। इस प्ले में बर्नार्ड शॉ ने वॉर युद्ध को क्रिटिसाइज करा है। बर्नार्ड शॉ वॉर पर कटाक्ष करते हैं क्योंकि हमारे समाज में वॉर को रोमांटिसाइज करा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जो दूर बैठे होते हैं वो वॉर की बात करते हैं, सैनिक कभी मरना या मारना नहीं चाहता। यहाँ पे वर्ड आया है स्टिमुलेट, वर्ब है टू मेक समवन एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग, रोचक और उत्तेजक बना देना। इंटेलेक्ट, नाउन है, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक, मन की सोचने और सीखने की शक्ति। प्रज्ञा, बुद्धि, विचार शक्ति, विचार शक्ति ध्यान रखिएगा। इंटेलेक्ट का एक दूसरा मतलब भी है एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ और प्रॉब्लम प्लेस को एक ही माना जाता है, लेकिन इनमें जो बारीक डिफरेंस है उसे हम देख लेते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ प्रेजेंट सर्टेन आइडियाज़ और थ्योरीज, नाम से पता लग रहा है इसमें जो रहता है आइडिया या किसी थ्योरी सिद्धांत की बात होती है, बातचीत बहुत होती है। प्रॉब्लम प्लेस ट्रीट्स अ पर्टिकुलर सोशल और मोरल प्रॉब्लम विच कंपेल्स पीपल टू थिंक अबाउट इट। वैसे ये चीज़ जो है ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पे भी लागू होती है, लेकिन प्रॉब्लम प्लेस पे ये ज़्यादा है कि जो सोशल और मोरल प्रॉब्लम है उन पर ज़्यादा बात होती है, उन पर ज़्यादा एक्शन होता है। राइटर समाज की जो बुराई है, जो पुरानी चीज़ें हैं बेकार की, उन पर आघात करता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, आर्गूमेंट होता है। प्रॉब्लम प्लेस में हमें एक्शन मिलेगा। जो प्ले होता है उसमें हमें मूवमेंट दिखाई देती है, लोग लड़ भी रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, बाहर भी निकल रहे होंगे, ये प्रॉब्लम प्लेस में होता है। थर्ड, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशंस आर नॉट मच अफेक्टेड। इसमें बातचीत होती है, इस वजह से जो हमारे इमोशंस होते हैं और जो हमारी समझ है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। जबकि प्रॉब्लम प्लेस में इट अपील्स टू हार्ट्स एंड माइंड्स, ये हमारे हार्ट और माइंड को ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें एक्शन होता है जिस वजह से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ और प्रॉब्लम प्लेस का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डॉल्स हाउस जो हेनरी गिब्सन ने लिखा था वो दोनों के लिए होते हैं, क्योंकि डॉल्स हाउस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है और इसमें एक्शन भी है। तो हम फिफ्थ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन लिखी थी, ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का एग्जाम्पल है। वहीं प्रॉब्लम प्लेस की बात करें तो गॉल्सवर्दी ने जस्टिस लिखी। जस्टिस में प्ले घर के अंदर नहीं हो रहा, कोर्ट में भी चल रहा है, बाहर भी मूवमेंट हो रही है, तो इसमें हमें एक्शन मिलता है। ये जो प्रॉब्लम प्लेस होते हैं इनकी एक अपनी लिमिटेशन होती है। हम ज़्यादातर प्रॉब्लम प्ले वर्ड ही यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम प्लेस की कमियां हैं, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज, समाज की समस्याओं के बारे में थे। सुधार होते हैं, समय के साथ कानून भी बदलता रहता है, औरतों के प्रति सोच भी बदलती है। इस वजह से प्रॉब्लम प्लेस के जो मुद्दे हैं वो हमें बेकार लगने लगते हैं। टाइम के साथ ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। हम शेक्सपियर के प्लेस को आज भी पढ़ेंगे, ये यूनिवर्सल है, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम प्लेस को पढ़ें जैसे जस्टिस तो हमें बोरिंग लगेंगे। ये केवल हम एकेडमिक सेंस में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये इश्यूज खत्म हो चुके हैं। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पोएटिक प्लेस भी लिखे गए। विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को भी पोएटिक ड्रामा कहते हैं। शेक्सपियर के ड्रामास में कैरेक्टर बीच बीच में वर्स छंद में बोलते थे। पोएटिक ड्रामा इज अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर दैट रेफर्स टू प्लेस दैट कंटेन distinctly poetic elements. These are sometimes referred to as verse plays. पोएटिक ड्रामा वो हैं जिन्हें वर्स छंद में लिखा गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में राइटर्स ने पोएटिक ड्रामाज लिखे। पोएटिक ड्रामा को वर्स प्ले भी कहते हैं। पोएटिक ड्रामा ज़्यादा सफल नहीं रहे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में राइटर्स ने अपने तरीके से हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल प्लेस भी लिखे। इस समय के राइटर्स ने हिस्टोरिकल प्लेस के माध्यम से अपने समय की राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर कमेंट किया था। अनदर ट्रेंड विजिबल इन द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग हिस्ट्री एंड बायोग्राफी इन ड्रामाज। तो इस समय ड्रामाज में बायोग्राफी और हिस्ट्री का भी यूज हुआ। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल प्लेज इन मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर। 20वीं सेंचुरी में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सीजर एंड क्लियोपेट्रा लिखा था। ये हिस्टोरिकल प्ले है। इस समय जो हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल प्लेस लिखे गए थे
उनके माध्यम से ड्रामाटिस्ट जो उस समय की कंडीशन थी सामाजिक राजनीतिक, उन पे कटाक्ष करते थे। मैंने यहाँ पे भगत सिंह मूवी का पोस्टर लगाया है। भगत सिंह मूवी को कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें भगत सिंह की कहानी है, लेकिन डायरेक्टर ने इस मूवी के माध्यम से इस समय की वर्तमान राजनीतिक सोच को क्रिटिसाइज करा है। इस एज में जो हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल प्लेस लिखे गए, उनके द्वारा ड्रामाटिस्ट जो उस समय की कंडीशन थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। इस एज में खास तरीके के ड्रामाज लिखे गए जो इससे पहले कभी नहीं लिखे गए थे। इन ड्रामास को समझने में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले देखते हैं इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप दोबारा इसे सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स को बनाइएगा कॉपी पे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। तो शुरू करते हैं। इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। इस पेंटिंग के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। ये पिक्चर इम्प्रेशनिज्म का एग्जाम्पल है। इम्प्रेशनिज्म आर्ट पेंटिंग के क्षेत्र में शुरू हुई थी। ये पेंटिंग क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी अगर आप देखोगे तो। इस पेंटिंग को देखेंगे तो हमें प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस पेंटिंग में नेचुरल लाइट को दिखाया गया है। ब्रश को कुछ कलर के साथ ज़्यादा यूज़ किया गया है। आप देखोगे कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा कलर हैं। ये पेंटिंग हमें बता नहीं रही है, प्रभाव दिखला रही है। इम्प्रेशनिस्ट ड्रामा 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में लिखे गए। सबसे पहले फ्रांस में लिखे गए थे। इम्प्रेशनिज्म लिटरेचर के क्षेत्र में मूवमेंट थी जिसमें प्रभाव को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है रियलिटी पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि अनुभव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद। इम्प्रेशनिज्म इज अ स्टाइल ऑफ ड्रामा दैट एम्फसाइजेज द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। इस प्रकार के ड्रामाज में कैरेक्टर के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, निजी अनुभव और विचारों को दिखाया जाता है। इट ऑफन एम्प्लॉयज टेक्निक्स सच एज सिंबॉलिज्म, मेटाफर एंड नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। इस प्रकार के ड्रामाज में सिंबॉलिज्म, प्रतीकों, मेटाफर का यूज़ किया जाता है। कहानी सीधी तरीके से नहीं चल बल्कि नॉन लीनियर, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कभी कभार इन ड्रामास को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि कहानी नॉन लीनियर होती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। One of the defining characteristics of Impressionist drama is its focus on inner psychological states. Characters are often portrayed as being in a state of emotional turmoil. इस प्रकार के ड्रामाज में कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखाया जाता है। इम्प्रेशनिस्ट ड्रामास के कैरेक्टर सामना करते हैं इमोशनल टर्मोइल, भावनात्मक अशांति का। W.B. येट्स और J.M. सिंह ने अपने ड्रामाज में इम्प्रेशनिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। अगला है एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यक्तिवाद। ये भी एक मूवमेंट है जिसे ड्रामा में यूज़ करा गया था। पहले समझते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म है क्या। एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यक्तिवाद की शुरुआत पोएट्री और पेंटिंग के क्षेत्र में सबसे पहले हुई थी। बाद में ड्रामा में एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ किया गया। इस पेंटिंग के माध्यम से आप समझ सकते हो, इसमें एक महिला है, परेशान दिख रही है। इस पेंटिंग में लेडी को रियलिस्टिकली नहीं दिखाया गया है। इसका चेहरा टेढ़ा है, कलर भी अजीब तरीके से डिस्टॉर्टेड तरीके से यूज़ किए गए हैं। पेंटर इस पेंटिंग से इस लेडी की स्थिति को दिखा रहा है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा। यही एक्सप्रेशनिज्म है। एक्सप्रेशनिज्म मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाता है। रियलिटी को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है एक्सप्रेशनिज्म में। Expressionism is a style of drama that emerged in the early 20th century in Germany. Expressionist drama 20th century की शुरुआत में जर्मनी में लिखे गए थे। The Expressionist drama was not concerned with society but with man. The Expressionists used symbols and symbolic figures. Expressionist drama समाज के बारे में नहीं लिखते थे बल्कि आदमी के बारे में लिखते थे। अभिव्यक्तिवाद, इंसान क्या है, क्या महसूस करता है, ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के विषय होता था। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामास के राइटर सिंबल्स, प्रतीक का यूज़ करते थे। एक्सप्रेशनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाइटन, डिस्टॉर्टेड एंड ऑफन सररियल पोर्ट्रेयल ऑफ रियलिटी। इस प्रकार के ड्रामाज में रियलिटी को एग्जैक्ट तरीके से नहीं दिखाया जाता बल्कि तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है।
यहाँ पे वर्ड आया है डिस्टॉर्टेड, एडजेक्टिव है, ऑल्टर्ड फ्रॉम अ ट्रू नॉर्मल स्टेट, शेप और कंडीशन, जो बदल दिया जाता है, विकृत, टेढ़ा मेढ़ा। सरियल, एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज, नॉट सीमिंग रियल, लाइक अ ड्रीम। Expressionist plays often focus on the inner psychological states of characters rather than external events and are often political or social commentaries on the contemporary world. एक्सप्रेशनिस्ट प्लेस फोकस करते हैं करेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्टेट, मनोवैज्ञानिक स्थिति पर, ना कि बाहरी चीज़ों पर। इस प्रकार के प्लेज में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन समाज के राजनीतिक या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी की जाती है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामाज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली फीचर अ फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्ट्रक्चर विद सीन्स एंड इमेजेस प्रेजेंटेड इन अ नॉन लीनियर। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का नैरेटिव स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड होता है। कहने का मतलब है नरेशन, कहानी सीक्वेंस में नहीं चलती, आगे पीछे कहीं से भी शुरू हो जाती है, नॉन लीनियर होती है। यूजीन ओनील जो अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं, उनका बहुत ही फेमस प्ले है द हैरी एप। यह एक्सप्रेशनिज्म का एग्जाम्पल है। द हैरी एप में मेन कैरेक्टर अपने आप को खास स्थिति में घिरा हुआ पाता है। वो क्या सोचता है, द हैरी एप में दिखाया गया है। अगर देखा जाए तो इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में बहुत ही कम अंतर है। कई बार हमें दिक्कत भी होती है कि कौन सा प्ले इम्प्रेशनिज्म से प्रभावित है या एक्सप्रेशनिज्म से। इम्प्रेशनिज्म के वर्क में प्रभाव को दिखाया जाता है, जबकि एक्सप्रेशनिज्म के वर्क में रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो इनमें समानताएं ज़्यादा मिलेंगी, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हमें फिर भी कम मिलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म में व्यक्ति को दिखाया जाता है, ना कि सोसाइटी को। इम्प्रेशनिज्म में किसी सीन के मोमेंट्री इफेक्ट, क्षणिक प्रभाव को दिखाया जाता है। एक्सप्रेशनिज्म में इमोशंस को डिस्टॉर्ट, तोड़ मरोड़ दिया जाता है और एग्जेग्रेट, बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो मैं अगले वीडियोज़ में पूरी कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।